गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों के सामने मैं लाइव आ चुकी हूँ और हमारा लाइव बुक रीडिंग का जो सेशन चल रहा है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, वो बुक अब द एंड होने वाली है। बस थोड़े से चैप्टर और बचे हैं। तो कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था मैं देख लेती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। कल हमने 31 लेसन 31 किया था। सेल्स क्लोज करने के 7 नियम जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। और आज मैं लेसन 32 अद्भुत क्लोजिंग तकनीकी जो मैंने एक मास्टर सेल्समैन से सीखी। तो चलिए हम सब भी सीखते हैं। तो लेसन 32 अद्भुत क्लोजिंग तकनीक जो मैंने एक मास्टर सेल्समैन से सीखी, तो मैं इसे बुक रीड करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संपादक की टिप्पणी। आप प्रोस्पेक्ट से क्या कहते हैं जब आप उसके पास उसके अंतिम निर्णय को सुनने के लिए जाते हैं? मिस्टर ब्रेडगर एक असाधारण तकनीकी बताते हैं जिसका कारण वे कई सेलों को सफलतापूर्वक क्लोज कर पाए। 1924 में मैंने अनरेस्ट विल्क्स नामक महान सेल्समैन से एक अद्भुत क्लोजिंग तकनीक सीखी। अपनी खोज के समय मिस्टर ब्लिंकिस्ट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और औद्योगिक पॉलिसी होल्डर्स से 10 और 15 सेंट के साप्ताहिक प्रीमियम वसूल कर रहे थे। सेल्समैन के रूप में उनकी छवि काफी कमजोर थी। उसकी तनख्वाह और कमीशन इतने कम थे कि उनसे उसकी पत्नी और बच्चों का सिर्फ पेट ही भर रहा था और उसके खुद के लिए कुछ नहीं बच पा रहा था। उसके कपड़े बहुत घटिया थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी। उसके कोट और शर्ट पर सिलवटें रहती थी। विल्किस ने बताया कि सेलिंग में उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वह पहले इंटरव्यू में ग्राहक पर हमला बोल देता था और जब ग्राहक उससे कहता था आप इस जानकारी को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इस पर विचार करूंगा, मुझसे आकर अगले सप्ताह मिले, तो वह लौट आता था। जब मैं उससे दोबारा मिलता था, विल्किस कहते हैं तो मैं नहीं जानता था कि उससे क्या कहा जाए क्योंकि मैंने उसे पहले इंटरव्यू में ही सब कुछ बता दिया था। जवाब हमेशा यही होता था, देखिए मिस्टर बिल्किस, मैंने इस बारे में सोचा है और मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो अगले साल तक तो इसे रहने ही दें। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया। बिल्किस रोमांच से याद करके कहते हैं, इसने जादू की तरह असर दिखाया। जब मैं दूसरे इंटरव्यू के लिए गया तो मैं सेल्स को क्लोज करने लगा। जब उसने मुझे बताया कि वह तरीका क्या था तो मुझे वह तरीका सही नहीं लगा। बहरहाल मैंने सोचा कि इसे आजमा कर देखने में हर्ज ही क्या है। अगली सुबह मैं कॉल पर विलियम एलियासन नाम के एक बिल्डर के पास लैंड टाइटल एंड ट्रस्ट बिल्डिंग फिलाडेल्फिया में गया। 10 दिन पहले मैंने मिस्टर एलियासन के सामने एक योजना प्रस्तुत की थी और उन्होंने कहा था इसे मेरे पास छोड़ जाए और मुझ में लगभग 2 सप्ताह बाद मिले। मैं 2 और कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्लान का अध्ययन भी करूंगा। मैं पूरी तरह से मिस्टर विक्स के निर्देशों पर चला। क्या हुआ यह देखें। पहले तो मैंने कॉल पर जाने से पहले एप्लीकेशन को लिखा और उसमें वह सारी जानकारी लिख ली जो मेरे पास थी, जैसे उसका पूरा नाम, उसके ऑफिस और घर का पता और बीमे की वह रकम भी जिसके बारे में उसने कहा था कि वह विचार कर रहा है। फिर मैंने आवेदक के हस्ताक्षर वाले कॉलम में एक बड़ा सा एक्स बना दिया। विल्किस ने अपने एक्स को एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया। आवेदक यहाँ हस्ताक्षर करे। जब मैं मिस्टर एलियासन के ऑफिस में अंदर घुसा तो उनके प्राइवेट ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। वे अपनी डेस्क पर बैठे हुए थे। रिसेप्शनिस्ट उस समय वहां पर नहीं थी। उन्होंने बाहर देखा और मुझे पहचान लिया, अपने सिर को नहीं। मैं हिलाते हुए उन्होंने अपने हाथ को उठाकर गुड बाय कहा। मैंने निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए मैं उस आदमी के पास पूरे गंभीर चेहरे के साथ गया। इस समय मुस्कुराने की सलाह नहीं दी जाती। मिस्टर एलियासन ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैंने इस मामले को छोड़ देने का फैसला कर लिया है। शायद मैं आज से 6 महीने बाद इसे करना चाहूँ। जब वह बोल रहा था तो मैंने जानबूझकर अपनी जेब से उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और उसे खोलकर उसकी तरफ बढ़ाना जारी रखा। उसके पास आकर मैंने इसे उसकी मेज पर रख दिया। ठीक उसके सामने फिर मैंने वह पहले शब्द कहे जो विल्किस ने मुझसे सबसे पहले बोलने को कहा था। क्या यह सही है मिस्टर एलियासन?
जब वह पढ़ रहा था तो मैंने अपना फाउंटेन पेन अपनी जेब से निकाला और उसे लिखने के लिए तैयार किया, परंतु मैं चुपचाप खड़ा रहा। सच तो यह था कि मैं डरा हुआ था, यह पूरी तरह गलत लग रहा था। जल्दी ही उसने ऊपर देखा, यह कहा, एप्लीकेशन? नहीं, मेरा जवाब था। यह एप्लीकेशन ही तो है, ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, उसने इशारा करते हुए कहा। यह तब तक एप्लीकेशन नहीं बन सकती जब तक कि आप अपना नाम यहाँ पर नहीं लिख देते, मैंने कहा। जब मैं बोल रहा था तो मैंने उसके हाथ में खुला हुआ पेन दे दिया और एक उंगली उस लाइन पर रखी जहां हस्ताक्षर किए जाना था। उसने वही किया जो विल्किस ने कहा था कि वह करेगा। उसने मेरे हाथ से पेन लिया और इस दौरान उसे आभास भी नहीं था कि वह क्या कर रहा था। फिर उसने चुपचाप पढ़ा। आखिरकार अपनी कुर्सी से उठकर वह धीमे से खिड़की तक गया और दीवार से टिक गया। उसने उस कागज पर लिखे हर शब्द को पढ़ा होगा। पूरे समय पूरी खामोशी छाई रही। 5 मिनट गुजर गए होंगे। इसके बाद वह अपनी मेज पर वापस लौटा बैठा और मैं पेन से अपने हस्ताक्षर करने लगा। जब उसने लिखा तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे साइन कर ही देना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अपनी आवाज को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करते हुए मैं इतना भर कह पाया, मिस्टर एलियासन, क्या आप मुझे पूरे साल के लिए चेक देना पसंद करेंगे या फिर अभी सिर्फ आधा ही चुकाना पसंद करेंगे और बाकी आधा 6 महीने बाद? कितना देना है? उसने पूछा। केवल $432, मैंने जवाब दिया। ड्रार से अपनी चेकबुक निकालते हुए उसने एक बार देखा और कहा, मुझे लगता है कि मैं अभी सारी राशि चुका दूं। अगर मैं ऐसा नहीं भी करूं तो भी 6 महीने बाद मेरी हालत उतनी ही खस्ता रहेगी। जब उसने मुझे मेरा चेक और मेरा फाउंटेन पेन दिया तो मेरा मन हो रहा था कि मैं जोर से चिल्लाकर जश्न मनाऊं। वह चमत्कारी क्लोज जिसे अर्नेस्ट विल्किस ने खोजा था और जो अस्वाभाविक लग रही थी, अत्यंत सहज सिद्ध हुई। मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी कोशिश करने से कोई गुस्सा हुआ हो, और जब यह कोशिश असफल होती है तो बाद में सेल करने की और कोशिश करने में भी इस तरीके से कोई बाधा नहीं आती। इस तरीके के पीछे मनोविज्ञान क्या है मैं नहीं जानता। शायद है आप किसी आदमी के दिमाग को हस्ताक्षर करने पर एकाग्र करते हैं, मना करने पर नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, आज अभी थोड़ी लाइट जा चुकी है। मैं व्यवस्था करती हूँ कि लाइट का मैं प्रबंध कर सकूं। ओके, ओके, थोड़ी देर में लाइट चली गई है, पर मैं मोबाइल की लाइट से भी इसे पढ़ूंगी क्योंकि आप सब लोग इसे देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसे पढ़ना शुरू करती हूँ। इस तरीके के पीछे का मनोविज्ञान क्या है मैं नहीं जानता। शायद यह आप किसी आदमी के दिमाग को हस्ताक्षर करने पर एकाग्र करते हैं, मना करने पर नहीं। आप आखिरकार उन सारे तर्कों को उसके दिमाग से बाहर निकाल देते हैं कि उससे साइन क्यों नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसका दिमाग अवचेतन रूप से वे सारे कारण सोच नहीं लेता कि उसे साइन क्यों करना चाहिए। सभी विचारों में कार्य में परिणित होने की प्रवृत्ति होती है। अगर आपका संभावित ग्राहक स्पष्ट रूप से आपके प्रस्ताव को समझता है और आपको विश्वास है कि इस पर अमल करना उसके सर्वश्रेष्ठ हित में है, तो दूसरे इंटरव्यू में शुरुआत क्यों की जाए? क्यों ना गेंद को 1 गज की लाइन पर रखकर शुरुआत की जाए? आमतौर पर तब क्या होता है जब एक टीम दूसरी टीम को 1 गज की लाइन पर ले जाती है। एक टच डाउन, क्या यह सही नहीं है? टच डाउन, जिस टीम के पास गेंद होती है वह बहुत रोमांचित होती है और उसे लगता है कि उसे रोका नहीं जा सकता। उसे स्कोर करने की उम्मीद होती है और वह आमतौर पर स्कोर करती भी है। उसके विरोधी सुरक्षात्मक होते हैं, वे बचाव के लिए भागते हैं। इसी भागदौड़ में वे लाइन के पार निकल जाते हैं। हालांकि यह क्लोज मूल रूप से आखिरी इंटरव्यू में प्रयुक्त करने की है, पर मेरा मानना है कि कई बार सेल पहले ही इंटरव्यू में पूरी की जा सकती है, परंतु हमें ही इस बात का एहसास नहीं होता। अक्सर इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा मैं पहले ही इंटरव्यू में सेल क्लोज करने में कामयाब हुआ, जबकि पहले मैं वहां से खाली हाथ लौट आया करता था।
यहाँ एक अजीब अनुभव बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 साल तक इस विचार के प्रयोग के बाद मुझे एक बड़े आर्थिक संस्थान ने एक प्रस्ताव पेश किया। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। पहले इंटरव्यू के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए और दूसरा अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद तय हुआ। इस दौरान मैंने कई दोस्तों से चर्चा की जो लंबे अनुभव वाले मुझसे बड़े लोग थे। मेरा अंतिम निर्णय यह था कि मैं प्रस्ताव को ठुकरा दूं। जब मुझे 10 दिन बाद कंपनी के अफसर द्वारा आकर्षक ऑफिस में ले जाया गया तो वहां पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसकी मेज पर पड़ा था। जहां मैं बैठा था उसके ठीक सामने सब कुछ लिखा हुआ था, मेरा नाम भी, और नीचे एक सुंदर सुनहरी सील लगी हुई थी और एक्स के सामने एक लाइन खींची थी जहां मुझे साइन करने थे। मैंने इसे कुछ देर तक पढ़ा। एक भी शब्द नहीं कहा गया था। मेरे दिमाग से वे सारे कारण गायब हो गए जिसकी वजह से मैंने वह प्रस्ताव स्वीकार न करने का फैसला किया था। मेरे दिमाग में वे सारे कारण आ गए जिनके कारण मुझे वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो सकता था, चाहे मैं बीमार रहूं या स्वस्थ, समय अच्छा हो या बुरा। यह एक अच्छी कंपनी थी जिसके साथ जुड़ना गर्व की बात थी। मैंने ऊपर देखा और उस अफसर को यह बताना शुरू किया कि मैंने उनका ऑफर अस्वीकार करने का फैसला किया था और उसे इसके पीछे के कारण बताए। यह बोलते समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ रटी हुई लाइनों को दोहरा रहा था जिन पर मुझे खुद विश्वास नहीं था। परंतु मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने इस पर ठंडी प्रतिक्रिया दी और हार मान ली। वह मेरे हाथ की तरफ बढ़ा, उसने गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मुझे खेद है मिस्टर विटगर, हमें आपके साथ काम करने में खुशी होती, परंतु मैं यही कामना करता हूं कि आप जहां भी रहें किस्मत आपका साथ दे और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत सुखी और सफल हो। इस इंटरव्यू के बारे में यह अजीब बात थी कि जब तक मैं उसके ऑफिस से बाहर नहीं निकला मुझे यह ख्याल ही नहीं आया कि यह आदमी उस तकनीक का प्रयोग कर रहा था जिसका प्रयोग मैं 3 साल से कर रहा था। परंतु जब ऐसा हो रहा था तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मेरे हाथ में उसका पेन भी था, परंतु मुझे याद नहीं कि उसने मुझे पेन कब थमाया था। उसे यह जानकर आश्चर्य होता अगर उसे यह पता चलता कि मैं वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के कितना करीब था। अगर उसने पहले प्रयास के बाद ही मैदान ना छोड़ा होता, अगर वह कुछ देर और कोशिश करता तो मैंने साइन कर दिए होते। वैसे क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि कभी गरीब खराब कपड़े पहने अर्नेस्ट विल्किस नाम के उस औद्योगिक बीमा एजेंट का क्या हुआ जिसने सेल क्लोज करने का यह विचार खोजा था? अर्नेस्ट विल्किस दुनिया में सबसे बड़े कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1942 में उनकी असामयिक मृत्यु के समय यह माना जा रहा था कि वे उस महान कंपनी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे। सेल के कदम का संक्षेप क्या है, मतलब जो ये अभी मैंने बुक रीड की, जो ये चैप्टर मैंने पढ़ा, इसमें सबसे बढ़िया बात ये बताई गई है कि जब आप किसी के पास जाते हैं पहली ही मुलाकात में आपकी सेल्स क्लोज हो सकती है, लेकिन हम कभी कभी गलती कर देते हैं, सेल्स क्लोज होते होते रह जाती है। तो जो लेसन चैप्टर मैंने अभी पढ़ा है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा जरूर सुने, क्योंकि अगर आप इसे समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह हम सेल्स क्लोज कर सकते हैं। सेलिंग में मास्टरी हासिल करने की सबसे अच्छी पुस्तक है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये जितने चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप फेसबुक में हैं तो इसे जरूर सुने, और अगर आप इसे मंगवा सकते हैं तो मंगवा के घर पे पढ़ें। तभी आप इस मतलब कि इस दुनिया में लोगों से बात कर पाएंगे, सेल्स क्लोज पर कर पाएंगे और सेल्स के दुनिया में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो मैं इसका अभी संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या था। पहला, खाली ऑर्डर एप्लीकेशन या कॉन्ट्रैक्ट को पहले से ही लिख ले, चाहे आप केवल ग्राहक का नाम और पता ही लिखें। नंबर 2, अगर उसके हस्ताक्षर जरूरी हो तो हर उस जगह पर जहां उसे साइन करना हो एक बड़ा एक्स का निशान बना दे। आपके पहले शब्द। तीसरा है आपके पहले शब्द, क्या यह ठीक है मिस्टर ब्लैंक? उसकी मेज पर कागज को ठीक उसके सामने रखते हुए, अगर यह इंटरव्यू खड़े खड़े हो रहा हो तो खुले कागज को उसके हाथ में दे दे। नंबर 4, अब गेंद उसकी 1 गज की लाइन पर है,
अब आपको फुर्ती दिखानी, एक आदमी दूसरे की जो सबसे महान सेवा कर सकता है उनमें से एक यह है कि वह उसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में सहायता करे। संक्षेप में खंड 5 का पॉकेट रिमाइंडर्स। नंबर 1, हसर फेंकने की कोशिश ना करें, हिविंग लाइन फेंके। अप्रोच का केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। सेल्स इंटरव्यू बेचना आपका प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका इंटरव्यू, यह सेल के पहले की सेल है। नंबर 2, सेल्स का आधार है इंटरव्यू हासिल करना और अच्छे शिष्ट और ध्यान वाले इंटरव्यू हासिल करने का रहस्य है अपॉइंटमेंट सेल करना। अपॉइंटमेंट लेने का रहस्य है होम रन के लिए बल्ला घुमाना बंद करना और फर्स्ट बेस तक पहुंचने की कोशिश करना। पहले अपॉइंटमेंट बेचे फिर अपना प्रोडक्ट बेचे। नंबर 3, सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर से अधिक स्मार्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी कभी कोशिश ही ना की जाए। उनके साथ ईमानदार रहें और गंभीर रहें। उन्हें अपने विश्वास में ले, कभी भी चालाकी या छल कपट का प्रयोग ना करें। नंबर 4, अगर आप सेलिंग के खेल में स्टार बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मूलभूत चीजें ठीक से याद होनी चाहिए। आपके काम के ABC आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए ताकि वे आपका हिस्सा बन जाए। अपनी सेल्स टॉक का हर शब्द लिख ले, इसे सुधारते रहे, इसे पढ़े और बार बार पढ़े ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, परंतु इसे रटे नहीं। इसे अपनी पत्नी, अपने मैनेजर, दूसरे सेल्समैनों के साथ आजमा कर देखे। तब तक सेल्स टॉक देते रहें जब तक कि आपको ऐसा करने में आनंद ना आने लगे। न्यू ट्रक्स ने कहा है आपको ड्रिल करनी होगी, ड्रिल करनी होगी, ड्रिल करनी होगी। नंबर 5, नाटकीयता का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। एक डिमांड्रेशन 1000 शब्दों से भी अधिक मूल्यवान है। ग्राहक को एक्शन में आने दीजिए, सेल करने में ग्राहक को अपनी मदद करने दीजिए। नंबर 6, कभी भी किसी ग्राहक को मत भूलो, ना ही ऐसा होने दो कि ग्राहक आपको भूल जाए। नए ग्राहक नए बिजनेस की सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। नए ग्राहक संदर्भों की लीड के पीछे उसी समय चले जाए जब वे गर्म हो। परिणामों की रिपोर्ट दें, चाहे वे परिणाम अच्छे हो या बुरे। अगले शॉट के लिए सही स्थिति में आने के लिए खेलें। नंबर 7, हर दिन सेल को क्लोज करने के नियमों की खुद जांच करें, उन पर अमल करें जब तक कि वे उतने ही सहज ना हो जाएं जितना कि सांस लेना। नंबर 8, असफल इंटरव्यू के बाद अध्याय 31 के पॉकेट रिमाइंडर्स का अवलोकन करें और यह पता लगाएं कि आपसे क्या गलती हुई है या आप इसे किसी और तरीके से बेहतर कर सकते थे। यही ऐसी टेस्ट है। तो कल हम खंड 6 करेंगे, हारने से ना डरें। तो ये जितना मैंने आपको बताया लास्ट में, ये सारी चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ। आप जैसे कि पॉकेट रिमाइंडर है और संक्षेप में जो खंड 5 का पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो खंड 5 में लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर है। तो आप उन्हें फिर से अगर देखना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर फेसबुक में वीडियो निकालने में दिक्कत आ रही हो तो यही वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। कमलेश उर्फ नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस पे आप जाएं, एक एक वीडियो में वहां पे डाल रही हूँ। तो आप शुरू से वहां भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बुक रीड करने की, तो आप वहां से भी एक एक वीडियो रोज देख सकते हैं। फिर से आपका एक रिवीजन होगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि आप इसे YouTube के माध्यम से सरलता से, मतलब कि वहाँ एक प्लेलिस्ट रहेगी जहाँ आपको सिर्फ इसी बुक के चैप्टर मिलेंगे। तो वहां से आप एक एक लेसन आसानी से निकाल के इसे ध्यान से देख सकते हो और बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ठीक है, कल हम जो लेसन 33 करने वाले हैं, इसके बाद हमारा ये थोड़ा सा बचा है, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में एक और बुक रीड करूंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, मेरे लिए भी फायदेमंद होगी। तो उसका मैं आपको बता दूंगी। इसके खत्म होते ही हमारा ये सेशन चलता रहेगा लगातार कंटिन्यू, क्योंकि हमें एजुकेशन की जरूरत है। जितना ज्यादा हम एजुकेशन में रहेंगे उतनी ज्यादा लाइफ हमारी अच्छी होती जाएगी जिंदगी में। मतलब कि एक बात बोली जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी में मरना तो है ही, तो इतनी सारी चीजें क्यों करना, इतना अपने आप को क्यों परेशान करना। लेकिन आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि एक पतंग है, उसे पता है कि उसे कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन वो पतंग
सोचती है कि जाना भले कचरे के ढेर में, लेकिन एक बार आसमान की ऊंचाइयों को छूकर आना है। और वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ती है, भले फिर बाद में वो कट के गिर जाए और कचरे के ढेर में चली जाए, कोई भी ना पूछे, लेकिन एक बार अपना अस्तित्व तो जरूर बनाती है। उसी तरह इंसान की भी लाइफ है। मरना तो तय है और निश्चित है कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है। ये किराए का शरीर है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन जाना ही है तो कुछ ऐसा करके जाएं जो कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए। तो इसके लिए हमें एजुकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा हमारा माइंड ट्रेंड होगा, इंसानी माइंड ऐसा है कि आप उसे जैसा चलाना चाहे वैसा वो चलेगा। अगर आपको माइंड चलाएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, माइंड को आपको चलाना पड़ेगा अपने हिसाब से, तो ही जिंदगी में आप सही तरीके की जिंदगी जी पाएंगे। मरना ही है तो जिंदगी का आनंद लेके जाइए इस दुनिया से। अगर दुनिया में आए तो कुछ ऐसा करके जाइए जो शायद कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, करने की हिम्मत नहीं करते। तो ये जो हमारी बुक रीडिंग का सिलसिला है, ये लगातार कंटिन्यू मैं कोशिश करूंगी कि चलता रहे और आप सब लोग इससे सीख लेते रहे और आगे बढ़े। मैं भी यही काम करके आगे बढ़ रही हूँ और मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो सब आपको धीरे धीरे दिखता चला जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे 8:30 बजे। खंड 6 हारने से ना डरे। तो कल हम इस बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।